सर ग्रेविटोपिज्म में इस वक्त क्या क्या रूल है सर? तो सवाल दोबारा रिपीट करें। सर जो आपसे कल सवाल किया था कि राइट रोल ऑफ ऑक्सीजन इन ग्रेविटोपिज्म ऑफ प्लांट्स। हाँ जी, हाँ आपकी बात क्लियर नहीं हुई है। आपने कल सवाल कुछ और किया था, आज आप कुछ और कह रहे हैं। जो सवाल आपने कल सर किया यही है दोबारा सर, बताएं। राइट रोल ऑफ ऑक्सीजन इन ग्रेविटोपिज्म ऑफ प्लांट्स। जी ठीक है। ग्रेविट्रॉफिज्म जो है प्लांट मूवमेंट्स हैं। अपना सिलेबस सामने रखें। मेरा सिलेबस का पेज गुम हो गया है। सिलेबस को सामने रखें और देखें उसमें प्लांट मूवमेंट्स हेडिंग है कि नहीं है कहीं पे। सिलेबस को सामने जी रखें। सर है सर प्लांट मूवमेंट सेपरेट हेडिंग है ना, इससे हटके जी है सर ना, ग्रोथ वाले जी चैप्टर जी से हटके है। तो जब हम उस चैप्टर में जी पहुंचेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है जब हम उस चैप्टर में पहुंचेंगे जहाँ पे प्लांट मूवमेंट्स हैं, तो ये टॉपिक उसका है, प्लांट मूवमेंट वाले चैप्टर का टॉपिक है। ये यहाँ पे हार्मोन्स के जो रोल है, अगरचे के वो रोल है उसका, अगरचे वो भी इसका रोल है, लेकिन वो चूंकि एक सेपरेट इशू है कि मूवमेंट कैसे होती है। और बिल्कुल ऐसे ही, चल मैं एक लफ्ज और बोल ही देता हूँ। क्या आप जानते हैं ऑक्सानोमीटर क्या चीज़ है? नहीं सर चलिए इसका जिक्र भी वहाँ पे आ जाएगा। ये आपके प्रैक्टिकल में शामिल एक्सपेरिमेंट, जहाँ तक मेरा ख्याल है। सिलेबस मेरे सामने नहीं है लेकिन इसको होना चाहिए शामिल सिलेबस में, जिसमें ग्रोथ को मेयर किया जा सकता है। बहरहाल चलें ये टॉपिक को उसके हवाले से मुतलका चैप्टर में डिस्कस होगा। किसी और का कोई क्वेश्चन जी? चलिए जी, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जिब्रेलिन्स। कितने लोग हैं जो इससे, चूंकि आपने इंटर में पढ़ा हुआ है, इसको किस हद तक वाकिफ है? इसका इंट्रोडक्शन अगरचे सिलेबस में इंट्रोडक्शन नहीं दिया हुआ उन्होंने, इसमें सिर्फ रोल पूछा हुआ है, लेकिन बहरहाल आप किस हद तक वाकिफ हैं इससे? सर इसका रोल पड़े हुए हैं। रोल पड़े हुए हैं। जिब्रेलिन। लेकिन इसके बारे में चूंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इसके नाम से, सिर्फ ये नाम सुन के आपको क्या अंदाजा होता है ये किस तरह का नाम है जिब्रेलिन? सर ये फंगस का नाम है। फंगस का नाम है। चलिए भी देखते हैं। चलिए बहरहाल मैं इसके बैकग्राउंड की तरफ जा रहा हूँ जी। एक बहुत ही मशहूर मुहावरा है आपके क्लास में, बहरहाल में सिर्फ राना अतीक, इसकी हाइट ज्यादा है। कोई और तो नहीं बच्चा जिसकी हाइट ज्यादा हो आपकी क्लास में, या आपने किसी ऐसे बंदे को देखा जिसकी हाइट बहुत ज्यादा हो? जी सर, मेरे खानदान में तकरीबन 7 फुट से ऊपर है। चलें सर अब, हमारी सुपर फीमेल क्लासेस में भी हैं चलें ठीक हो गया। हाइटेड लोग। चलें जी, अब मेरा अगला क्वेश्चन जरा गौर से सुनना है। अगला क्वेश्चन गौर से सुनना है। उर्दू, ना सिर्फ उर्दू में बल्कि पूरी दुनिया में हाइट के हवाले से कुछ स्टेटमेंट हैं, लंबे हाइट वाले लोगों के बारे में। पंजाबी या उर्दू में आपने कोई बात सुनी हो, कोई मुहावरा सुना हो, कोई स्टेटमेंट जो जिससे आप वाकिफ हो, जिसकी हाइट लंबी सर हो? पंजाबी जी पंजाबी पंजाबी, च कहंदा सर। जी बताएं। सर जी वो कहते ने कि लम्बिया ਦੀ अकल ਦਾ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ है। नहीं ऐसे नहीं कहते। हाँ जी, कैसे कहते हैं जिस बताएं तरह पंजाबी जी, दोबारा कहते बताएं। हैं ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ पैर गवारां दे, इस तरह है सर मुहावरा। नहीं, आपने चेंज कर दिया मुहावरा। और कोई जी, ताहर ने जो कहा था उसने, ताहर ने मुहावरा गड़बड़ किया है। बुशरा, लंबे आदमी जो होते हैं उनकी जो अकल होती है उसकी टखनों में होती है। जी बिल्कुल। चूंकि बुशरा ने उर्दू में मुहावरा बोला है, मुहावरा पंजाबी में ये है कि जड़ा लम्मा है उनकी अकल गिट्टियां विच होंदी है। अब गिट्टे जो हैं वो टखने, उर्दू का वो टखना है, इंग्लिश में एंकल है, जबकि ताहर ने वो अकल गोडे में पहुंचा दी थी, थोड़ी ऊंची कर दी। बहल मुहावरा यही है, जिसका मतलब ये, बहल उसका मतलब ये है आसान जुबान में कि उर्दू पंजाबी में, और ना सिर्फ उर्दू पंजाबी में बल्कि बाकी दुनिया में भी यही कंसेप्ट है कि जो बंदे ज्यादा लंबे हो जाते हैं वो बेवकूफ होते हैं। और इसका उलट भी है कि जो बंदे बहुत ही छोटे होते हैं वो क्या होते हैं। इसके बारे में सुना है किसी ने कुछ? जो लंबे हैं, यस, इनके बारे में सुना है कि वो बहुत तेज और चालाक होते हैं। ठीक है, छोटों और के बारे में कुछ? सुना है। और कुछ इसके अलावा? वो जितने जमीन के बाहर साथी होते 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 हैं, हैं वो जमीन के अंदर होते हैं। और कुछ? ठीक है, और वो मैं साथी भी होते हैं। जी ठीक है, चलो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। बहर लफ्ज़ है फितना। जो लोग छोटे होते हैं, जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है, वो फितने का बायस बनते हैं। ये मुहावरे हैं जो हमारे आम दुनिया में आम कंसेप्ट है, यानी हर जगह पे ये कंसेप्ट मौजूद है। चलें अब मैं मिसाल ले रहा हूँ। आपने गंदम चावल सब ने देखी हुई है, गंदम के पौधे, चावल के पौधे सब ने देखे हुए। मेरे ख्याल में पता होगा चावल का पौधा कितना ऊंचा है। जी, शिवपुरा हमारा। सर तकरीबन
जी जी 5.5 फुट सर, 5 फुट आम होता है सर। अगर बंदा हाँ। यानी कि उसमें चले ना सर, बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा सर नजर आता है, तकरीबन 4.5 फुट 5 फुट आम होता है चलिए चावल का पौधा सर। ठीक है, ताहर ने जवाब उसमें दिया इंडिया है। और कुछ जवाब लिख देना चाहता हूँ, जिनका गांव से ताल्लुक हो, जिनका शोहर से ताल्लुक हो, जिनका, याद रखिए शोहपुरा सर दुनिया का वो बेहतरीन इलाका है जहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे आला चावल पैदा होता है। ये हमारी आप कह लीजिए कि बहुत बड़ी पहचान है, चावल, राइस, बासमती चावल। जी चलिए गौर कीजिएगा, गंदम और चावल की हाइट, जो एवरेज हाइट है वो 3 से 4 फुट है। ये वो हाइट है जो आजकल गंदम, सुन लीजिएगा, जो गंदम और चावल आजकल वैरायटीज ग्रो की जा रही हैं उसमें प्रेफर किया जाता है कि उनकी हाइट कम से कम होनी चाहिए। हाइट कम हो, स्टेम मजबूत हो, तो हवा के साथ वो पौधे नीचे नहीं गिरते हैं। अब हम जा रहे हैं वापस हिस्ट्री की तरफ। ताइवान के नाम से आप लोग वाकिफ होंगे, ताइवान, फार्मोसा, कोरिया, जापान, मैं कुछ मुल्कों का नाम दे रहा हूँ। ये सब मशहूर मारूफ मुल्क हैं जहाँ पे चावल ग्रो होते हैं। फार्मोसा एक जजीरे का नाम है। यहाँ पर एक जापानी किसान जिसका नाम है किनोशी, 1898, उस बेचारे ने यहाँ पे अपने चावल की फसल उगाई हुई थी। उसके चावलों को एक बीमारी लगी। बीमारी क्या लगी कि चावलों के पौधे लंबे होना शुरू हो गए, बहुत ही लंबे हो गए, नॉर्मल से दोगुनी हाइट से भी ज्यादा पे चले गए। और जैसे जैसे पौधे लंबे होते गए वो पतले हो गए, कमजोर हो गए और गिरना शुरू हो गए, उसकी फसल तबाह हो गई। किसान ने रोते रोते अपनी फसल वहां से कुछ पौधे उलट किए, करीब 3 शहर में पहुंचा जो उनका सेंटर था ज़राअत का। उनको जाके बताया जी कि ये मेरे साथ ये हो गया है। वहाँ पे जो माहिरीन थे उन्होंने स्टडी करना शुरू किया तो पता चला कि उसके चावलों को फंगस लग गई हुई। जब उस फंगस को स्टडी किया तो वो फंगस जिब्रिल्ला फिचिकोराई, इसका साइंटिफिक नेम है। इसी का दूसरा नाम भी है लेकिन बहरहाल चूंकि इस नाम से मशहूर है। फिर ये चेक हुआ कि उस फंगस में से वो केमिकल निकल रहा है जिसने उस पौधे को, चावलों के पौधे को बहुत लंबा कर दिया। इस बीमारी को उस दौर में जो नाम दिया गया था वो था फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस। फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस, सीडलिंग जब पौधा होता है उसको सीडलिंग कहते हैं। फुलिश अहम काना बीमारी, यानी अहम काना हद तक पौधा लंबा होना शुरू हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया। बहरहाल ये था जी वो बैकग्राउंड, वो बहुत ही मशहूर। इसके और भी नाम रखे गए। इसका जो वहाँ पे नाम था वो बैक्टीरियल डिजीज ऑफ राइस, ये भी इस बीमारी का नाम दिया गया था। बहरहाल बहुत से साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया और उस में से, यानी उस फंगस में से केमिकल हासिल किया जिसको जिबरेलिन का नाम दिया। बाद में बहुत से और सोर्सेज से जिबरेलिन प्राप्त किए गए। अब तक 60 से ज्यादा जिबरेलिन की वैरायटी डिस्कवर की हैं। आपने अपनी किताब को चेक करना है, अगर उसने फार्मूले दिए हुए हैं तो ये GA1, GA2, GA3, GA4 और ऑनवर्ड ऐसे ही। वो GA का मतलब जिबरेलिक एसिड, GA में जिबरेलिक एसिड, ये मुसलसल क्या होते जा रहे हैं। इनकी बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं जो मुख्तलिफ प्लांट सोर्सेज से जो है डिस्कवर हो चुकी हुई हैं और मजीद भी होती जा रही है। ये था जी इसका तारुफ। अब तारुफ के बाद हमारा हेडिंग है जी कि ये हार्मोन करता क्या है, ये किस तरह का हार्मोन है और ये काम क्या करता है, इसके रोल क्या है, इसकी खसूसियात क्या है। टॉपिक चूंकि बहुत से हैं, हम इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उनको देखेंगे। अगर आपने बायोसेंसेस, चूँकि असूली तौर पर तो बायोसेंसेस और केमिकल फार्मूला सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जैसा सवाल कल तक पॉइंट आउट किया था, ये खासी पेचीदा फॉर्मेशन है जी। यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए से मेवलोनेट, ये मेवलोनिक एसिड है, उससे मेवलोनेट मुख्तलिफ आइसोमेरिक फॉर्म में है और उसमें मुख्तलिफ किस्म के फॉस्फेट ऐड हो रहे हैं। ट्रांस जेविडाइल, सॉरी, ट्रांस जीरेनाइल, जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट, उससे आगे क्लोरीन बनती है। ऐसे ही दूसरी तरफ आ जाए तो जो था मेलनेट 5-पायरो 2, इससे भी ट्रांस जेरेडाइल बनता है और इसी से एक तरफ इसकी डीकॉक्सिड होकर 3 आइसो पेंटाइल पायरोफॉस्फेट, इससे आगे ट्रेंसाइल पायरोफॉस्फेट और उससे भी आगे वो जो है ट्रांसजेरेनाइल, जिसका पीछे का एक और जो बना था जी 3 आइसो पेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट,
इसे 3,3 डाई मेथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट और इसे जर्नाइल पायरोफॉस्फेट। ये कॉरिन, जो कॉरिन बनी है, इससे आगे कॉरिनोक एसिड और उससे आगे मुख्तलिफ कंपाउंड्स, मुख्तलिफ एल्डिहाइड्स, मुख्तलिफ इसमें स्टीरोल भी शामिल है, और उनसे आगे डिफरेंट किस्म के जिबरेलिक एसिड जो है डेवलप होते हैं मुख्तलिफ पौधों के अंदर, जो कि डिफरेंट प्लांट में आगे ये आसान में कह लीजिए कि ये बहुत पेचीदा है, ये बायोसिंथेसिस का जो पाथवे है ये खासा पेचीदा है, और असूली तौर पर अगर स्टेबल्स को सामने रखें तो फिर तो ये नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली बायोकेमिस्ट्री है। ये बायोकेमिस्ट्री के रेफरेंस है, एडवांस बायोकेमिस्ट्री को होना चाहिए। आपके सिलेबस में पहले चीज़ें ज़्यादा हैं, इसको नहीं होना चाहिए, सिलेबस में नहीं है, अगर कोई पूछ रहा है तो ज्यादती जी। यहाँ तक वो चीज़ें होंगी जो सिलेबस के रेफरेंस से सिलेबस में नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिहाज से आपको होनी चाहिए। अब हमने जो सिलेबस का टॉपिक है, और वो टॉपिक है जी रोल ऑफ जिबरेलिन्स जो पौधों में पैदा होते हैं, उनके क्या रोल हैं। और जैसा कि एक बेसिक लफ्ज़ डिस्कस हो चुका है, जिबरेलिन भी ऑक्सीजन की तरह से ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। चाहे मेजॉरिटी की जब हम देखेंगे तो हम मेजॉरिटी स्टडी करेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ प्रमोटिंग है, आखिर में एक ऐसे आएंगे जो ग्रोथ को इन्वर्ट करने वाले हैं। पहला हेडिंग याद रखिए कि मुख्तलिफ बुक्स में हेडिंग की तरतीब मुख्तलिफ हो सकती है। मेरे हिसाब से इसमें जो पहला हेडिंग होना चाहिए था वो चूँकि ये स्टेम की लंबाई में इजाफे का बायस बनता है, स्टेम के लंबे होने का बेसिक ताल्लुक सेल एलोंगेशन से है। मेरे हिसाब से सेल एलोंगेशन या प्लांट की लंबाई में इजाफा इसको नंबर 1 पे होना चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ बुक्स ने अपनी मर्जी से मुख्तलिफ हेडिंग को आगे पीछे की तरतीब से लिखा होता है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसके मुताबिक मैं सेल एलोंगेशन को नंबर 1 पे रखता हूँ। ये जैसा कि ऑक्सीजन है वो भी सेल डिवीजन भी काज करती है, सेल एलोंगेशन ऐसे जिबरेलिन सेल डिवीजन को भी इफेक्ट करता है और एलोंगेशन को भी, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है एलोंगेशन को, सेल ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, और इस लंबे होने का पर असर जो है वो वाज़ेह तौर पर स्टेम की लंबाई पे और आगे तो और भी हेडिंग होंगे जिनमें इसका जिक्र मौजूद होगा। बहरहाल याद रखिएगा कि सेलों का लंबा होने का आमल जिससे पौधे की हाइट ज़्यादा हो जाती है, इसकी बहुत सी कमर्शियल एप्लीकेशन भी है, और इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा खासियत का हामिल पॉइंट है। ये अमल कैसे होता है, इसका ताल्लुक एक्चुअली जीन रेगुलेशन के साथ है, जो कि सब कुछ है। पहले मैंने नंबर 1 पे सेल एलोकेशन को रखा है। मैं नंबर 2 पे, वैसे तो बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन बहरहाल मैं नंबर 2 पे जो हेडिंग देना चाह रहा हूँ वो है जी एपिकल, सॉरी, मैं नंबर 2 पे जो हेडिंग देना चाह रहा हूँ वह है रोल इन सब एपिकल मेरिस्टेम। इसका किरदार सब एपिकल मेरिस्टेम। आप समझते हैं जो एपेक्स होता है, जो सिरा होता है स्टेम का, उसके नीचे बहुत कुछ हो रहा होता है। ऊपर तो सिर्फ सेल डिवीजन हो रही है, उसके नीचे साइड के ऊपर लीव्स प्राइमोडिया पैदा होते हैं, उनके एक्सल में बर्ड्स होती हैं, वो बर्ड्स डेवलप होती हैं तो उनसे ब्रांचेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, और जब फ्लावरिंग सीजन होता है तो वहाँ पे फ्लोरल बर्ड्स पैदा होती हैं और फ्लावर डेवलप होते हैं। ये जगह बहुत खास है कि यहाँ पर होती है, चुनाचे यहाँ पे ये बहुत एक्टिव है यही वाला हार्मोन, और उसके अपने इफेक्ट हैं, वो सब कुछ जो पौधे की ग्रोथ हो रही है उसको यहाँ पे खास तरीके से वो मॉनिटर और कंट्रोल करता है। नंबर 3, फ्रूट ग्रोथ। आपने कभी टीवी पे या किसी नुमाइश पे या नेट पे चेक कर सकते हैं, आजकल बहुत बड़े बड़े साइज के फ्रूट्स नुमाइश में रखे गए होते हैं, और मुझे खुद याद है जो मैंने एक नुमाइश में देखा इस तरह से। हमारे यहाँ उसको लौकी कहते हैं, बड़ी खास किस्म का कद्दू होता है, वो 1-1.5 मन के वजन के तक किसी बंदे ने पहुंचा दिया उसको ग्रो करा के। इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो डेफिनेटली हार्मोन्स की वजह से ही होते हैं, और जो जिबरेलिन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फ्रूट की ग्रोथ को, और ज़ाहिर ग्रोथ जैसे उसकी लंबाई में इजाफा भी हो रहा है, उसके मोटाई में इजाफा भी हो रहा है, उसके वजन में इजाफा हो रहा है, उसके साइज में इजाफा हो रहा है, ये सब कुछ ये इसका एक हिस्सा है ग्रोथ। इसका फ्रूट के हवाले से ही, फ्रूट ग्रोथ के हवाले से एक सेपरेट टॉपिक डिस्कस करेंगे उसको, और वो सेपरेट टॉपिक पार्थिनोकार्पी फ्रूट के हवाले से होगा। बहरहाल इसको अलग से डिस्कस किया जाएगा डिफरेंट हेडिंग के। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके पॉइंट तो तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट हैं जी,
फ्लावरिंग का बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक है जिबरेलिन के साथ। फ्लावरिंग का जिबरेलिन से बहुत ही करीबी ताल्लुक है, बल्कि अगर किसी को याद हो टॉपिक, आपने फोटो पीरियडिज्म पढ़ा हुआ है, जहाँ पे फोटो पीरियडिज्म का जिक्र था अपने इंट्रोडक्शन बुक में, वहाँ पे मुख्तलिफ कलर की लाइट का जिक्र भी मौजूद था। ये रेड लाइट से, फॉरेन लाइट से पौधों पे क्या होता है, और जहाँ पे वो लाइट्स का जिक्र था वहाँ पे ये भी जिक्र था कि फाइटोक्रोम्स, ये लफ्ज़ मुझे याद है गालिबन ताहर ने कल सवाल पूछा था फाइटोक्रोम के हवाले से। ये एक सेपरेट क्वेश्चन है फाइटोक्रोम्स वाला, जो इसमें है कि नहीं है, सिर्फ इसको देखना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन मैं जब सवाल पूछा गया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं शामिल होगा चैप्टर के अंदर। याद रखिए कि शुरू में ये एक कंसेप्ट था, कुछ लोगों का ये ख्याल था कि पौधों में जब फूल पैदा होते हैं तो एक स्पेशल हार्मोन पैदा होता है। इस हार्मोन को नाम दिया गया था फ्लोरिजन। बहुत अर्से तक ये थ्योरी चलती रही, लेकिन आखिरकार ये पता चला कि फ्लोरिजन कोई सेपरेट हार्मोन नहीं है, बल्कि जिबरेलिन्स ही फ्लावरिंग को कंट्रोल करते हैं। किस तरह से करते हैं, इसकी डिटेल्स जब हम पढ़ेंगे वही वाला इफेक्ट ऑफ रेड लाइट और फॉर रेड लाइट और फाइटोक्रोम्स का इफेक्ट जो है फ्लावरिंग पे, तो वहाँ पे इसका यहाँ पे जिक्र आएगा। जिबरेलिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है पौधों में फ्लावर्स के पैदा होने के हवाले से। एक और पॉइंट है जी, ये पॉइंट आपने कहीं और पढ़ा हुआ है, इससे पहले इंटरव्यू में जिक्र आया हुआ है, कल भी जिक्र आया था, एपिकल डोमिनेंस ऑक्सीजन के हवाले से। आपने कुछ पढ़ा था कि ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस काज करती है, पौधों को ट्री लाइट बना देती है। साइटोकाइनेट इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, वो पौधों को बुश लाइक झाड़ी जैसा बना देती है। ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लेकिन जो जिबरेलिन है इसके हवाले से भी एक वर्डिंग मौजूद है। वो ये है कि ये जो एपिकल मेरिस्टेम है उसके ऊपर तो ये स्पेसिफिक इफेक्ट कर रहा होता है, लेकिन चंद खास हालात में ये एपिकल बर्ड को डॉर्मेंट कर सकते हैं, ये खास हालात के अंदर है। और इसके अलावा ये म्योटिक यानी म्योसिस को भी स्ट्रेस कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक हालात के अंदर ऐसा है, आम हालात में नहीं है, खास नॉन कंडीशन के अंदर ऐसा हो सकता है। और ऐसा जर्मिनेशन, बीजों का उगना खास इख्तिहाम है। जर्मिनेशन के हवाले से याद रखिएगा कि बीज कई किस्म के होते हैं। कुछ बीजों में प्रोटीन स्टोर होती है, कुछ बीजों में लिपिड स्टोर होते हैं फैट साल की शक्ल में, और कुछ बीजों में कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो सकते हैं, स्टार्च किस्म के, और ये प्लांट मुख्तलिफ किस्म के। बहरहाल कोई भी चीज़ स्टोर हुई हो किसी बीज के अंदर, जब बीज उगता है तो उस चीज़ को ब्रेक डाउन करके चेंज करके पौधे में उसकी मूवमेंट बहुत खास रहती है। वो जब मूवमेंट होगी तो फिर वो ब्रेक डाउन होगा, उसकी यूटिलाइजेशन होगी, और उससे ग्रोथ का पूरा प्रोसेस हो रहा होता है। इस पूरे प्रोसेस में भी हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें बहुत अहम रोल है इनका, जिबरेलिन्स का। देखा गया है, आपने एक चीज़ आप इससे वाकिफ है, मैं एंजाइम का नाम ले रहा हूँ, आई एम श्योर कि आप इस नाम से वाकिफ हैं, ये तो इंटरव्यू में मौजूद था नाम, अल्फा एमाइलेज। डू यू नो व्हाट इज दिस? अल्फा एमाइलेज, सिर्फ एमाइलेज। जी सर। जी, ताहिर का जवाब है आज यस। और कोई चीज़, और किसी को पता उसके बारे में कुछ? चलिए ताहिर बताएंगे कि ये क्या करते हैं। सर ये स्टार्च को डाइस्टिल में डाइस्टिल फिर आगे ग्लूकोज यानी कि ये स्टार्च से ग्लूकोज बनाना। चलो ठीक हो गया। ये पॉलीसैकेराइड्स को, जैसा कि स्टार्च है, इसको ब्रेक डाउन करता है सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। ये बहुत ही खास अमीन का हामिल है, और जिबरेलिक एसिड जो है, जिसका नाम इस्तेमाल करते हैं, जिबरेलिन को जिबरेलिक एसिड कहते हैं, ये इस प्रोसेस में अहम पार्ट प्ले करता है मोबिलाइजेशन ऑफ फूड के हवाले से। अच्छा, ये चूंकि हेडिंग मैंने पहले कहा था कि छोटे छोटे हेडिंग में बहुत सारे, मैंने अभी जो सवाल किया वो जर्मिनेशन। बहुत से बीजों के उगने में जिबरेलिन जो है वो हेल्प करती है। मिसाल के तौर पर मैं पौधे का नाम ले रहा हूँ जी, ये लेगिम्यूसिसी फैमिली के मेंबर हैं, गालिबन फेजियोलस के नाम से पौधा है, जिसकी ग्रोथ को एक्सपेरिमेंट चेक किया गया है कि ये इफेक्ट करता है, शहतूत की ग्रोथ पे भी इफेक्ट करता है, शहतूत फैमिली के कुछ मामले। रूटिंग, कल रूटिंग का जिक्र मैंने किया था ऑक्सीजन के हवाले से, ऐसे ही जिबरेलिन भी रूटिंग में हेल्प करती है कुछ
पौधों के लिहाज से, लेकिन ये सिलेक्टेड है, सिर्फ चंद अफेक्टेड स्पेसिफिक पौधे हैं। और इसमें पौधे का नाम है जी, जिसको हम स्टाला कहते हैं, स्टाला समझते हैं क्या? अगला हेडिंग, ये भी ग्रोथ के रेफरेंस से है। पत्ते का ज़्यादा चौड़ा हो जाना, पत्ते का बड़ा हो जाना, बहुत से पौधों में ये पत्तों को अफेक्ट करता है, उनके साइज में इजाफे का बायस बन सकता है। ऐसे ही अगला हेडिंग ये पार्थिनोकार्प, मैंने कहा था जो पार्थिनोकार्प की जिक्र किया था। पार्थिनोकार्प की अगरचे कि ये मुख्तलिफ हार्मोन से ऐसा हो सकता है, लेकिन जिबरेलिन्स की भी कुछ वैरायटीज पार्थिनोकार्प को इफेक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर अमरूद में इसके इफेक्ट चेक किए गए हैं पार्थिनोकार्प के रेफरेंस से। ऐसे ही कल ऑक्सीजन में जिक्र आया था कि ऑक्सीजन फ्रूट सटे के लिए इस्तेमाल की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ जिबरेलिन कुछ पौधों में मसलन ग्रेप्स वगैरह को इफेक्ट करती हैं और ऑरेंज की कुछ वैरायटीज को इफेक्ट करती हैं, और उसमें अगर पहले फूल बनेंगे तो फिर फल बनना शुरू हो जाएगा, उसको इफेक्ट करता है। सर केले में इसका रोल हो सकता है? चूँकि याद रखें कि जो रिसर्च है वो बहुत वसी और रीज़ होती है, जो मुतलका शोबे के जो एग्जैक्ट उस शोबे के माहिरीन होते हैं, जो उसको इन टच होते हैं स्टडी से। हालांकि ये एक्चुअली मेरा फील्ड नहीं है ये वाला, प्लांट ग्रोथ जो है, तो इसलिए मेरी स्टडी का तक ये नहीं है। चूँकि जो लोग डायरेक्टली डील करते हैं, क्योंकि टीचिंग जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है, आमतौर पर हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को सिर्फ बुक्स के हद तक महदूद रखें। अगर किसी को किसी टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट हो डिटेल से, तो वो फिर उससे रिलेटेड जो रिसर्च आर्टिकल आ रहे होते हैं लोग उनको स्टडी करते हैं। मेरी जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो माइक्रोबायोलॉजी में। आपको ऑलरेडी मालूम है कि माइक्रोबायोलॉजी मेरा फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है, लेकिन टीचिंग के हवाले से ज़ाहिर है कि आप समझते हैं कि मैं टीचिंग जो जो हमारे स्पेक्ट्स हैं ज़ूलॉजी और बॉटनी के, उसके रेफरेंस से टीचिंग है, लेकिन जो मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है या फिर माइक्रोबायोलॉजी के साथ रिलेटेड। ये पॉसिबिलिटी है कि इफेक्ट करता हो, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरा हुआ ये वाला। आजकल जो जदीद नर्सरीज हैं और फूड फॉर्म वगैरह हैं, वहाँ पे हार्मोन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक स्प्रे करेंगे पौधे की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, दूसरा स्प्रे करेंगे पौधे में फूल आना शुरू हो जाएंगे, तीसरा स्प्रे करेंगे फल पैदा होना शुरू हो जाएंगे, चौथा स्प्रे करेंगे फल पकना शुरू हो जाएंगे, पांचवा स्प्रे करेंगे। मैंने नाम नहीं लिया है, मैं सिर्फ स्प्रे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये स्प्रे ऑक्सीजन और ये मुख्तलिफ हार्मोन, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ईथेन, ये हार्मोन है। अब मुख्तलिफ हार्मोन स्प्रे करके वो सारे काम तेजी के साथ कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं सुना हो, याद रखा हो, फलों के पकने में ईथेन, ये आपके का जिक्र था, ईथेन फलों के पकने में काम आती है। नेचुरली पैदा होती है, लेकिन सिंथेटिक भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं और फलों को पका सकते हैं। ऐसे ही फ्रूट ड्रॉप, फलों के पकने के बाद जो गिरने का अमल है, इसको एब्सिसिक एसिड कंट्रोल करता है, और भी हार्मोन इसको इफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें जिबरेलिन भी शामिल है। एक रिसर्च के हवाले से टॉपिक है कि वैसे तो जिबरेलिन पौधों की हाइट में इजाफे का बायस बनते हैं। एक टॉपिक था आपकी एंट्री की बुक में, सिर्फ एक लाइन के अंदर लफ्ज था बोल्टिंग। किसी को ये बोल्टिंग का लफ्ज याद रहा? आपकी एंट्री की बुक में जिबरेलिन के रेफरेंस से बोल्टिंग का लफ्ज था, किसी को ये लफ्ज याद रहा? किसी को याद हो? इंटरव्यू टीचर ने कुछ बताया उसके बारे में, बोल्टिंग क्या होती है? क्योंकि लफ्ज तो मौजूद था, वजाहत नहीं थी वहाँ पे। यूँ तो था, लेकिन सर वजाहत उस वक्त भी नहीं पड़ी थी, बस डरते चले जा रहा। सुन लीजिए, याद रखिए कि कुछ पौधे उनके स्टेम बहुत छोटे होते हैं। आपने सेमेस्टर 2 बॉटनी के सेमेस्टर 2 में जिक्र मौजूद है कि कुछ पौधों का स्टेम बहुत ही छोटा होता है, कुछ पौधों में स्टेम बहुत छोटा होता है। मैं मिसाल देने लगा हूँ, आपको मिसाल सुन के याद आ जाएगा। आई एम श्योर कि आपको शलजम और मूली वगैरह याद है। शलजम भी देखा हुआ है, मूली भी देखी है। स्टेम कहाँ होता है इसका और कितना सा होता है? नाम लूम सर होता है, जहाँ से पत्ते निकल रहे हैं। चले ये सारे ऐसे लग रहा है जैसे शाख निकल रही है। बाजार चूंकि रेडिकल लीफ का लफ्ज पड़ा हुआ, लगता है जैसे कि मूली जो कि रूट है उसमें से पत्ते निकल रहे हैं। एक्चुअली मूली जो व्हाइट एरिया है सारा वो मूली है, उसके बिल्कुल टॉप पे थोड़ा सा ग्रीन एरिया होता है, बिल्कुल छोटा सा। वो ग्रीन एरिया उसका हाईली रिड्यूस स्टेम है और उसके ऊपर से लीफ निकले नजर आ रहे हैं।
बहरहाल अगर किसी भी ऐसे पौधे में, ये जो एग्जांपल दी है, और बहुत से पौधे हैं, रोजेट प्लांट आपने नाम सुना हुआ है, बड़ा भी हुआ है, और इसका वाकई में स्पेसिफिक 2 का टॉपिक है। रोजेट प्लांट्स में अगर जिबरेलिन्स अप्लाई कर दी जाए तो वो ग्रोथ शो करना शुरू कर देते हैं और लंबे हो जाते हैं। रोजेट प्लांट को अगर जिबरेलिन दे दी जाए तो वो भी लंबे हो जाते हैं, और इसमें बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। मूली गाजर को भी आधा लंबा कर सकते हैं आप उनके स्टेम को। कैबेज, याद रखिए जो बंद गोभी हम खाते हैं, ये असल में एक छोटा सा स्टेम होता है और उसके ऊपर बहुत से लीफ होते हैं। एक्सपेरिमेंट किया गया, इसको जब जिबरेलिन दिया गया तो ये बहुत तेजी से डेवलप होकर खासी लंबी ऊंची एक प्लांट में कन्वर्ट होगी। ये बल एक्सपेरिमेंटल था जी। स्टेम एलोंगेशन को ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, पौधे को बहुत लंबा कर देती है। ऐसे इसका एक इफेक्ट पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन पे, और एक सेपरेट टॉपिक है, मेरे ख्याल में ये टॉपिक आपके सिलेबस में सेपरेट होगा, बट डॉर्मेंसी या थॉली डॉर्मेंसी के नाम से। ये तो मुझे याद है, ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला। बहरहाल जिबरेलिन जो हैं कुछ बीजों की डॉर्मेंसी को, खाबिदगी को खत्म कर देते हैं और उनको ग्रो कराने में मदद देते हैं, और यही इफेक्ट रेड लाइट का भी है। रेड लाइट भी कुछ बीजों की खाबिदगी को, डॉर्मेंसी को खत्म करके उनको ग्रो करने में मिलती है। और आपको याद होगा पहले बात हो चुकी कि फाइटोक्रोम्स, रेड लाइट और जिबरेलिन्स, ये सब चीजें आपस में इंटररिलेटेड हैं। ये है जी ऑल अबाउट। और आज जी हमारे पास सिर्फ 5-7 मिनट बाकी रह गए हैं, लेकिन बहरहाल हमारा आज का फुल फ्लैट टॉपिक था जिबरेलिन्स। ये अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा टॉपिक तकरीबन मुकम्मल हो गया है। बहरहाल अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद साइटोकाइनिन बड़ा हार्मोन है, उसके बाद 2 छोटे छोटे हार्मोन, और इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, जो कि इस टाइम थोड़ा है, अगला टॉपिक बोल ही सकते हैं। जी सर मेरा क्वेश्चन है अटेंडेंस के हवाले से। जस्ट सर एक मिनट